गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप सभी को लेसन 6 पढ़ाने जा रही हूँ। और जिन बच्चों के फ़ोन में क्वालिटी सही नहीं आ रही है तो सेटिंग में जाके 360 या 480 पर कर लीजिए और आपको क्लियर पिक दिखेगी। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो और आराम से आप पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और हाँ प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है, इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। यह एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। अब जान लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में क्या है, कैसा पाया जाता है। तो ये बहुत अधिक आणविक भार वाला जटिल संरचना होती है और यह न्यूक्लिक एसिड केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि फ्रेडरिक मिशर ने किसकी खोज की थी, तो न्यूक्लिक एसिड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछ लिया जाता है और ये भी पूछ लिया जाता है कि केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रोजनी समाक्षार। नाइट्रोजनी समाक्षार ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। देखिए, आपको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आई नो आप लोगों को भी दिक्कत हो जाती है कि मैम ने बहुत बड़ा सा पढ़ा दिया, मुझे आ नहीं रहा है, मैं कैसे याद करूँ। तो जो मेन टॉपिक्स हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, तो मैं उनको लेते हुए चल रही हूँ। तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। ये एक स्ट्रक्चर होता है, आपको अगर आता है तो बना दीजिए, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ज़्यादातर क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर पूछते ही नहीं है, बस पूछ लेते हैं किस संख्या, परमाणु संख्या पर कौन सा ग्रुप पाया जाता है। तो देख लीजिए, एक स्ट्रक्चर बना हुआ एडेनिन का एंड ग्वानिन का। इसमें नंबरिंग यहाँ से किया गया है 1 2 3 4 5 6। देखिए, इसमें मैंने नहीं किया है ताकि आपको करके दिखा सकूँ। यहाँ से 1 1 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए, अगर एडेनिन में यहाँ से हमने काउंटिंग शुरू की है तो यहाँ भी ग्वानिन में भी शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एडेनिन के कार्बन परमाणु संख्या 6 पर NH2 एंड ग्वानिन पर कार्बन परमाणु संख्या 6 पर अल्कोहलिक समूह पाया जाता है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 NH2 समूह पाया जाता है। ठीक है, इस पे कार्बन एडेनिन में कार्बन परमाणु संख्या 6 पर NH2 समूह यानी अमीनो समूह पाया जाता है, एंड ग्वानिन पे कार्बन परमाणु संख्या 6 पर एल्कोहलिक यानी OH समूह पाया जाता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो अगर आप याद रखना चाहते हैं तो अच्छी बात, मैंने इसीलिए आपको ध्यान में रखते हुए नोट करवा दिया है, क्योंकि आई नो आप लोग तुरंत भूल जाएंगे, इसलिए मैंने नोट करा दिए। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पिरिमिडिन। पिरिमिडिन के प्रकार। पिरिमिडिन के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं? थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, 3 प्रकार के होते हैं। अब इनका भी स्ट्रक्चर्स बना हुआ है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, बट आप को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि किस समूह पे क्या पाया जाता है। मैंने नोट कर दिया है ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप अच्छे से समझ सके। ठीक है, देखिए, इसमें भी मैंने काउंटिंग यहाँ से की है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखिए, सब में सेम टू सेम पाया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं थायमिन। सबसे पहले हम थायमिन के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं थायमिन। थायमिन का ये स्ट्रक्चर है। देखिए, थायमिन में क्या लिखा है,
इसकी बात करेंगे। थाइमीन में कार्बन परमाणु संख्या 2 और 4 पर अल्कोहलिक समूह पाया जाता है। 2 और 4 कैसे बोला गया? 1 2, ये हो गया 2 नंबर, ठीक है, और ये हो गया 4 नंबर। यानी कि थाइमीन में कार्बन परमाणु संख्या 2 और 4 पर अल्कोहलिक समूह पाया जाता है। जबकि साइटोसिन, अब हम साइटोसिन की बात कर लेते हैं। साइटोसिन में भी सेम टू सेम देखना, ध्यान से देखना। साइटोसिन में कार्बन परमाणु संख्या 2 और 4 पर अल्कोहलिक समूह पाया जाता है। 2 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, ये हो गया 2 समूह पाया जाता है। तथा कार्बन परमाणु संख्या 5 पर मिथिल समूह पाया जाता है। मैथिल समूह पाया जाता है। ये कार्बन परमाणु संख्या 4 के बाद 5 है, तो ये ध्यान दीजिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है और यूरेसिल में कार्बन परमाणु संख्या 2 पर अल्कोहलिक समूह, ठीक है, 2 पर, और बस और कार्बन परमाणु संख्या 4 पर एमिनो समूह पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूरेसिल में अधिकतर पूछ लिया जाता है कि कार्बन परमाणु संख्या, देखिए इस पे थाइमिन और साइटोसिन पे OH यानी अल्कोहलिक समूह दोनों पे पाया जाता है, बट NH2 समूह किस पे पाया जाता है? यूरेसिल में। क्योंकि ये देखना क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कार्बन परमाणु संख्या 2 पर साइटोसिन थाइमिन में तो अल्कोहलिक समूह पाया जाता है, पर यूरेसिल में कार्बन परमाणु संख्या 4 पर क्या पाया जाता है? तो एमिनो समूह पाया जाता है, ठीक है, NH2। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर ना समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के प्रकार, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। तो यह 2 प्रकार का होता है, DNA एंड RNA। ये ज़्यादा बहुत, DNA तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने 10th में भी पढ़ चुके हैं, और आई नो आपको आता भी होगा, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, बट नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट यहाँ दोबारा पढ़ सकते हैं 12th में, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम DNA की बात हो रही है, तो इसमें सबसे पहले पूछ लिया जाता है DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। और यह डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब DNA की संरचना देख लेते हैं। DNA की संरचना वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। DNA मॉडल, अगर DNA मॉडल या DNA की संरचना किसने दी थी? तो वाटसन एंड क्रिक, ये 2 साइंटिस्ट हैं। तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, वाटसन एंड क्रिक 10 बार रटिए, बट रट लीजिए प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनके अनुसार क्या होता, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने क्या बताया था? DNA एक द्विकुंडली संरचना होती है। DNA एक द्विकुंडली संरचना होती है जिसके केंद्रक की ओर नाइट्रोजन समाचार एवं परिधि की ओर फॉस्फेट समूह पाया जाता है, ठीक है। दोनों कुंडल एक अक्ष के दोनों ओर दक्षिणावर्त लिपटे हुए होते हैं। दोनों कुंडलों के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों कुंडलों के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। मैंने फिगर इसलिए नहीं बनाया है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं 6th लेसन तक जो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनको पढ़ा सकूं और उनको समझा सकूं, ताकि आपको फिगर की भी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि 12th क्लास पे फिगर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं विद नेम्स। अगर आपने उनके नेम्स नहीं लर्न किए हैं तो आप लर्न करना सीख जाएं। तो ठीक है, मैं इस वीडियो में मैंने फिगर नहीं बनाया है, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फिगर्स के साथ, ठीक है। बट डोंट वरी कि आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं पूरा 100% कोशिश करूँगी कि आपको फिगर्स समझ में आए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम आरएनए के बारे में। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑब्वियसली अगर इसमें हमने राइबो न्यूक्लिक एसिड है तो ये किससे मिलकर बना होगा? तो इसी से राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है।
प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से 3 से 5 फास्फोडाई एस्टर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये आरएनए होते हैं, ये फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, ये यहाँ पे स्मॉल आर लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में ना आ रहा तो प्लीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम डीएनए एंड आरएनए में अंतर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डीएनए एंड आरएनए में अंतर बस छोटा सा है। आप चाहे तो आप अपना बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बस छोटा इसलिए बताया है ताकि आप वीडियो में बोर ना हो और आप जितना भी याद करें वो अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का हो गया और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए यह मुख्यतः केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। देखिए, याद करने का तरीका होता है, आप एक याद कर लीजिए तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और बात ये रही कि अब ये थोड़ा सा डिफरेंट, बिल्कुल, तो अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि पहला केंद्रक में पाया जाता है तो दूसरा केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको हिंट्स चाहिए कि मैम कैसे याद करूं मैं, तो आरएनए देखिए, डीएनए क्या पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, तो डीएनए तो याद हो गया। अब आरएनए है तो ये भी केंद्रक में ही पाया जाता है। तो आप ये चीज़ याद रखिए माइंड में कि केंद्रक का से स्टार्ट हुआ था तो कोशिका द्रव्य का से ये भी स्टार्ट है, यानी कि दोनों का से ही स्टार्ट होंगे, कोशिका द्रव्य एंड केंद्रक। तो आरएनए केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें साइटोन की जगह यूरेसिल आ जाता है। समझ में आ, इसीलिए मैंने इतना शॉर्टकट लिख दिया, अदरवाइज मैं ये भी लिख सकती थी आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल पाया जाता है, बट मैंने सिंपल सा लिख दिया डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है, इसमें साइटोसिन की जगह पे यूरेसिल आता है, यानी यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, डीएनए हमेशा द्विकुंडली संरचना होती है और आरएनए हमेशा एक कुंडली संरचना होती है, ये याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं आणविक सिद्धांत। तो आणविक सिद्धांत है तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी हम। आणविक सिद्धांत डीएनए द्विगुणन कोशिका में उपस्थित पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण। कोशिका में उपस्थित पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण द्विगुणन कहलाता है। जो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए लाइगेज एंजाइम उपस्थित होता है, एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसकी उपस्थिति में पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण करता है, उसे हम डीएनए द्विगुणन कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं अनुलेखन या लिप्यंतरण, ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में बोलते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में डीएनए से एमआरएनए का निर्माण लिप्यंतरण या अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अनुवादन, भाषांतरण या फिर ट्रांसलेशन। एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण अनुवादन कहलाता है। अनुवादन के लिए तीनों प्रकार के आरएनए, एमिनो अम्ल, एटीपी एवं एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं उत्क्रम अनुलेखन या लिप्यंतरण, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में आरएनए से डीएनए का निर्माण प्रतिलिप्यंतरण कहलाता है। देखो, आई नो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है जो आपको उसको देखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर या 1 नंबर की टिप्पणी लिखने के लिए ज़रूर आती है। तो देखिए, इसको बस इसको ध्यान से देखना, आपको 100% आ जाएगा।
ठीक है, आपको इतना रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर आपको याद करना है तो बस अगर आणविक सिद्धांत है हेडिंग डालिए और आप इतना रट लीजिए पूरा, ऊपर ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ध्यान इस पे देना है। तो चलिए ध्यान देते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या है, एरो बनाना, और एरो कहाँ से कहाँ गया है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने डीएनए लिखा, फिर एरो बना के एमआरएनए लिखा, फिर एमआरएनए से फिर डीएनए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डीएनए है और फिर डीएनए है, यानी कि इसमें क्या पहले बोला गया है, द्विगुणन। द्विगुणन किसे कहते हैं, तो पुराने डीएनए से नए डीएनए, यानी कि ये डीएनए पहले से प्रेजेंट है और फिर डीएनए पे ही एरो आ रहा है, तो इसलिए बोलेंगे पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण द्विगुणन कहलाता है। ये किसकी उपस्थिति में होता है, लाइगेज एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम है। हाँ, तो पुराने डीएनए, ये पुराना डीएनए पहले से प्रेजेंट है, अब फिर डीएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है, तो यह किसकी उपस्थिति में होता है, तो लाइगेज, या लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। अगर आप लाइगेज एंजाइम नहीं भी लिख पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण ही द्विगुणन कहलाता है। अब चलिए आगे हम देखते हैं लिप्यंत्रण। लिप्यंत्रण किसे कहते हैं, ठीक है, तो लिप्यंत्रण किसे कहते हैं, तो लिप्यंत्रण में क्या है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण, एरो देखना ध्यान से, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, इसे ही हम लिप्यंत्रण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, एमआरएनए से नीचे एरो बना है प्रोटीन, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद एमआरएनए से डीएनए का निर्माण, एमआरएनए से डीएनए का निर्माण प्रतिलिप्यंत्रण कहलाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। ये मैंने छोटे छोटे एंजाइम इसलिए नोट कर दिए हैं ताकि आपको 2 में से 2 नंबर मिल सकें, पूरे की पूरी नंबर आपको मिल सकें, इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिगर्स के साथ, और आप अच्छे से पढ़ाई करें मन लगाकर, ताकि आपको वो चीज़ें याद हो सकें। और जो चीज़ें आपको अभी भी समझ में नहीं आती हैं तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको एक एक चीज़ें क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे मैं फिगर्स के साथ मिलती हूँ, 6 लेसन तक, जितने मैंने लेसन्स कंप्लीट कर रखे हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी, और आपको अच्छे से समझ में आ सके। और आप फिगर्स के प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, वरना आपको नेम सुन के याद नहीं हो पाएंगे और फिर आपके मार्क्स कम आएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के मार्क्स 90 प्लस, कम से कम 90 प्लस तो आए ही। तो प्लीज़ आई होप, मैं मेहनत कर रही हूँ अपने नोट्स बना के खुद आप लोगों को देने के लिए, तो आई होप आप लोग भी मेहनत कर सकते हैं। तो प्लीज़ चलिए देखते रहिए मेरा वीडियो, और लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।